नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो है प्राचीन इतिहास में हम लोग जो है 3 राजवंश देख चुके थे, हर्यक वंश, शशनाग वंश, नंद वंश। और ये तीसरा राजवंश हम लोग का इसका डिस्कशन कर रहे थे मौर्य वंश के बारे में। इससे पहले हमने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो घनानंद को हरा के जो है 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराने के बाद जो है इस मगध की गद्दी पर बैठते हैं और मगध पर शासन शुरू करते हैं और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। किनकी सहायता से? तो चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से, जिन्हें जो है कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है उसका अगला शासक होता है 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठता है और उनका शासनकाल चलता है 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। अगला सम्राट बनते हैं अशोक, जो मगध की गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों अशोक जो है सीधे उनके बाद सम्राट नहीं बनते हैं, यहाँ पर एक गैप आ जाता है। कहा जाता है कि बिंदुसार जिनका देहांत हो गया था 273 ईसा पूर्व में, इसके बाद अशोक जो है जो भी इसके अगेंस्ट में था, इनको जो राजा बनने में रोक रहा था, सभी की हत्या करके, और कुछ बौद्ध ग्रंथों में इस तरह का लिखा हो रहता है कि अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है इस मगध की गद्दी पर ये अशोक बैठा था। तो अशोक से रिलेटेड हल्का सा बेसिक जानकारी दोस्तों, अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व में हुआ था। तो याद कीजिए 304 ईसा पूर्व हमने बताया था सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में फिर से जो है 305 ईसा पूर्व में वापस जो आगे युद्ध करने आया था, उससे 1 साल बाद यानी अशोक जन्म है, आप कह सकते हैं। फिर अशोक का राज्याभिषेक होता है मगध की गद्दी पर 269 यानी 269 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 यानी 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि इनका साम्राज्य जो है विशाल हो चुका था। बस बाकी था तो अपने दक्षिण की ओर था कलिंग यानी वर्तमान का उड़ीसा वाला क्षेत्र, यही बाकी था। जो यहाँ का राजा था नंदराज, ये जो इसके अधीन आने को तैयार नहीं था। इस कारण जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। और कलिंग पर आक्रमण जैसे तैसे नहीं, भयानक मारकाट करते हैं, एक एक को चुन चुन कर मारते हैं। और जो कलिंग आक्रमण करते हैं अशोक, उस वक्त इन्हें एहसास नहीं होता है, लेकिन भयानक जो युद्ध होता है उसमें देखते हैं कि उस युद्ध में बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी इनकी जो है हत्याएं इस युद्ध में हो गई थी, जिसके कारण जो है इस दृश्य से जो है अशोक आहत हो जाते हैं और ये जो है शपथ देते हैं इसके बाद से मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद जो है अशोक का कहा जाता है कि हृदय परिवर्तन हो गया था और इसके बाद से कलिंग पर आक्रमण के बाद से जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म कहाँ पर आक्रमण करने के बाद अपनाया था? तो कलिंग आक्रमण के बाद। कलिंग आक्रमण अशोक ने कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में, यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद। तो हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक जो है कलिंग आक्रमण के बाद बौद्ध धर्म अपनाते हैं, लेकिन इन्हें प्रेरणा कौन देता है कि आपको जो है बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए? तो इनके धर्म अपनाने के लिए इन्हें प्रेरणा देते हैं इनके भतीजा, अशोक का जो भतीजा का नाम था निर्ग्रोध। क्या नाम था? निर्ग्रोध। ये जो है प्रेरणा देते हैं कि जो है बौद्ध धर्म अपनाने का। लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन देते हैं पूछेगा? तो दीक्षा देते हैं एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु। उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु जो है इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, यानी अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। अब जो है अशोक जो है खुद ये कभी नहीं बताया है कि नहीं, आपको पता होगा कि अशोक जो है बहुत सारे अभिलेख शिलालेख खुदवाए हैं, किसी में आपको ये नहीं मिलेगा कि अशोक खुद कभी नहीं बताएं कि हमने कलिंग पर इतना अत्याचार किया था, इतना नरसंहार किया था। लेकिन कलिंग पर आक्रमण के वक्त जो है वहाँ के कलिंग के राजा थे नंदराज। नंदराज जो है अपने हाथी गुफा अभिलेख में लिखते हैं कि कलिंग पर किस तरह से नरसंहार किया गया था अशोक के द्वारा। और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है ये खारवेल में स्थित है। तो कलिंग आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। आपको यह भी पूछा जाएगा कि कलिंग आक्रमण के वक्त कलिंग का राजा कौन था? तो कलिंग का राजा का नाम था नंदराज। ठीक, कलिंग आक्रमण कब किए थे? 261 यानी जो है 261 ईसा पूर्व में। फिर जो है बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और इनको दीक्षा देते हैं उपगुप्त। इसके बाद जो है बौद्ध धर्म से इतना अशोक प्रभावित हो जाता है कि सभी जगह यहाँ वहाँ जो है ये बौद्ध धर्म
का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म ये इनका निजी धर्म रहता है, कभी भी ये जो है अपने राज्य पर, अपने जनता पर ये इस धर्म को नहीं थोपते हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने अभिलेख में दी है कि हमने जो ये मेरा जो निजी मेरा धर्म है कि हम बौद्ध धर्म अपनाएं। क्योंकि इससे पहले हम लोग देखें कि इस मौर्य साम्राज्य में सबसे पहला जो शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को अपनाए थे और जैन धर्म के अनुसार ही वो अपना शरीर त्याग दिए थे संलेखना विधि से। अब मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद जो होते हैं बिंदुसार, हमने बताया था कि वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके बाद जो है उनका बेटा देखते हैं यहाँ पर अशोक, ये जो है बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक ही वंश में तीन तीन राजाओं के तीन तीन जो है धर्म यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक इतना ध्यान देता है कि खुद अपना बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उस वक्त श्रीलंका में सैली संप्रदाय बहुत ज़्यादा थी और उस वक्त सैली संप्रदाय का जो राजा था वो भी इस बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो याद करिएगा, जब अशोक का साम्राज्य चल रहा था उस वक्त जो है उनका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा गया? तो श्रीलंका भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। जब श्रीलंका भेजा गया था तो वहाँ पर किस संप्रदाय का शासन चल रहा था? तो सैली संप्रदाय का शासन चल रहा था। अभी वर्तमान में भी देखिएगा तो श्रीलंका में अधिकतर जो है सैली संप्रदाय ही मिलेंगे। हालांकि धर्म बौद्ध है लेकिन संप्रदाय जो है सैली मिलेगा और कुछ मात्रा में जो है तमिल संप्रदाय मिलेंगे। अभी वर्तमान में श्रीलंका का ये बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि अशोक का ये पहले बताया कि ये निजी धर्म था कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था। इनके पिताजी का धर्म था आजीवक संप्रदाय, यानी इनके पिताजी हुए बिंदुसार, उनका जो धर्म था वो आजीवक संप्रदाय। वो लोग जो आजीवक संप्रदाय के जितने भी साधु संत थे उन लोगों को जो है उन्होंने 4 गुफा दान में दिए थे और गया में स्थित था ये गुफा। वर्तमान जो है बिहार के गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा थी। उन गुफाओं को जो है अपने जो पिताजी का जो धर्म था आजीवक संप्रदाय, उन संप्रदाय के जितने भी साधु संत थे उन लोगों को 4 गुफा दान में देते हैं। तो इससे भी ये प्रतीत होता है कि अशोक जो है किन्हीं जनता पर, अपने जनता पर ये नहीं थोपे थे कि हम बौद्ध धर्म अपनाए तो सभी को बौद्ध धर्म अपनाना ही होगा। ये चीज़ जो है ये अशोक नहीं किए थे। फिर जो है अशोक के बारे में ये भी जानकारी मिलती है कि अशोक की 5 पत्नियां थी, यानी अशोक ने जो 5 विवाह किए थे। उसमें से सबसे जो इनकी प्रिय पत्नी थी उनका नाम था कारुवाकी। और कारुवाकी के नाम से हम लोग आगे देखेंगे कि कारुवाकी के नाम से एक अभिलेख भी लिखवाते हैं। अभिलेख का हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें सिर्फ अभिलेख का ही जानकारी रहेगा। यहाँ पर हम लोग अशोक के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ फोकस करते हैं अशोक पर। अशोक जो है पहला ऐसा भारत का शासक रहते हैं जो अपने सूचनाओं को जो है जनता तक पहुँचाने के लिए अभिलेख का सहायता लेते हैं। और अशोक जो है ये जो अभिलेख खुदवाने का यानी अभिलेख पर लिखवाने का ये प्रेरणा इन कहाँ से लेते हैं? तो उससे पहले जो है इराक के एक राजा थे डेरियस, वो इससे पहले अशोक से पहले इस तरह किए थे कि अपने जितने भी सूचनाएं थी वो तो जनता तक पहुंचाने के लिए जो है वो अभिलेख खुदवाते थे, यानी अभिलेख पर लिखवाते थे या शिलालेख खुदवाते थे, शिलालेख पर लिखवाते थे। इस तरह का करते थे इराक के राजा। उन्हीं से, इराक के राजा का नाम था डेरियस, उन्हीं से प्रेरणा पाकर जो है अशोक इस तरह का अभिलेख और स्तंभलेख इस तरह से शुरू करते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं मुख्यतः 4 लिपि पर है आधारित है, जिनमें से जो है भारत में जितने भी अभिलेख या स्तंभलेख मिले हैं सभी पर जो खुदवाया गया है, जितने भी सूचनाएं लिखी गई है, जितने भी जो है जानकारियां दी गई है, सभी जो है ब्राह्मी लिपि में है। भारत में जितने भी स्तंभलेख या शिलालेख हैं सभी ब्राह्मी लिपि में है। जबकि भारत के उत्तर पश्चिम में वर्तमान में पाकिस्तान में जितने भी जो है स्तंभलेख या शिलालेख या अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में है। जबकि उससे पाकिस्तान से भी उत्तर की ओर या उत्तर पश्चिम की ओर देखा जाए तो अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान वाले इलाके में वहाँ पर जितने भी शिलालेख अभिलेख थे वो उन्होंने जो अरमाइक लिपि में लिखवाए थे। जबकि अफगानिस्तान से भी उत्तर की ओर और जो भी स्तंभलेख या शिलालेख मिले हैं 2-4 ही मिले हैं वो जो है वो ग्रीक भाषा में लिखवाए थे। तो ये इससे प्रतीत होता है अशोक के कार्यकाल में भी बहुत सारे भाषाएं थी, विविधता थी भाषाओं की, और जहाँ पर जिस भाषाओं का जो है बहुलता था उनके अनुसार जो है अपने सूचना को पहुँचाने का कोशिश किए हैं, जनता तक पहुँचाने का कोशिश किए हैं अशोक। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अशोक का साम्राज्य जो है जहाँ 269 ईसा पूर्व यानी 269 ईसा पूर्व से शुरू होती है और किस तरह से ये मगध का शासक जो है कलिंग पर आक्रमण करता है और फिर बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी थी दोस्तों अशोक के बारे में।
तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अशोक के शिलालेख स्तंभलेख के बारे में, फिर मौर्य वंश के और जितने भी शासक इसके बाद हैं उनके बारे में, फिर जो है इस मौर्य वंश में अशोक के समय सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, फिर मौर्य वंश से पतन का कारण क्या था। ये सारी चीज़ें जो है आगे अगले वीडियो में आपको मिलेगी।